दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों कभी किताबों में पढ़ा था, अखबारों की कतरनों में पढ़ा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की आक्रामकता के सामने कैसे इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था। लेकिन भारत की प्रधानमंत्री तब इंदिरा गांधी थी। आज भारत के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने का दावा करने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन क्या वो तस्वीर अब भारतीयों के जेहन से कभी हट पाएगी जो तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार तमाम तरह के तंज भरे अंदाज में बहुत सारी बातें कह रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री एक निरीह प्राणी की तरह बगल में खड़े हुए हैं। क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने? ब्रिक्स इज डेड। ये 5 देशों का एक्रोनिम है ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स देश दरअसल विश्व बैंक के पैरेलल एक व्यवस्था कायम करना चाहते थे। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कभी भी पैसे की मौद्रिक दिक्कत इसमें से किसी भी देश को ना हो, क्योंकि विश्व बैंक पर एक तरह से अमेरिकी आधिपत्य माना जाता है। और उस ब्रिक्स को कई प्रधानमंत्रियों की मेहनत के बाद, 5-5 देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों की मेहनत के बाद तैयार किया गया। ब्रिक्स का बैंक भी बनाया गया, ब्रिक्स बैंक। और उस ब्रिक्स देश के एक महत्वपूर्ण सदस्य, संस्थापक सदस्य की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया ब्रिक्स इज डेड। और हमारे प्रधानमंत्री सुन रहे थे। क्या इस देश के लोगों को बर्दाश्त होगा कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री उसे सुन रहे थे? निश्चित तौर पर यह महात्मा गांधी के देश के लिए, ये जवाहरलाल नेहरू के देश के लिए और ये उस हिंदुस्तान के लिए जिस हिंदुस्तान को बनाने में स्वाभिमान एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था, बेहद शर्मनाक दिन के तौर पर सामने आया। और भी बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन अफसोस तो उस बात पर हुआ जब एक अमेरिकी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया गौतम अडानी से लेकर उनसे जुड़ा हुआ सवाल। प्रधानमंत्री के दोस्त माने जाने वाले गौतम अडानी, भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शुमार गौतम अडानी, जब उनसे लेकर सवाल पूछा गया उस अमेरिका की सरजमीन पर जहां उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है और जहां कहा जा रहा है कि एफसीपीए कानून को जो पॉज किया गया, उसे स्थगित किया गया, उससे भी कहीं ना कहीं गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने की कोई कथित नीयत है। लेकिन जब वो सवाल सामने आया तो हमारे प्रधानमंत्री की भाव भंगिमा निश्चित तौर पर 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की भाव भंगिमा नहीं थी। 140 करोड़ लोग जिसके पीछे खड़े हों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च नेता की हैसियत से कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद हो, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, और वहां पर इतनी निरीह सी भाव भंगिमा आप हमारी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से वो दिखाई दे रहे हैं जब सवाल अडानी से रिलेटेड पूछा गया। और इसे उन्होंने व्यक्तिगत बता दिया कि जब दो देशों के मुखिया मिलते हैं तो इस तरह की व्यक्तिगत बातें नहीं होती। क्या यह सवाल व्यक्तिगत था? जी नहीं। और बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने इसे वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ दिया। अब वसुधैव कुटुंबकम को मैं भी जानता हूं, मैंने भी पढ़ाई की है, 4वीं पास से ज्यादा तो मैं भी पढ़ा हुआ हूं, 4वीं क्लास से ज्यादा तो मैंने भी जो पढ़ाई की है उसमें वसुधैव कुटुंबकम इसमें कहां से आ गया, मुझे समझ में नहीं आया। जो संस्कृत के विद्वान हमारे दर्शक हैं वो बताएं कि अडानी से रिलेटेड सवाल में वसुधैव कुटुंबकम कहां आ जाता है। और वाकई मैं मानता हूं कि यदि वसुधैव कुटुंबकम की उस सवाल के जो अडानी से रिलेटेड सवाल था उसमें यदि वसुधैव कुटुंबकम का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और यदि प्रधानमंत्री की बातें सही है तो निश्चित तौर पर मुझे अभी व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि बहुत कुछ सीखने और पढ़ने की जरूरत है कि आखिर अडानी से संबंधित सवाल में वसुधैव कुटुंबकम आ गया तो मेरे लिए थोड़ा सा अचंभे वाली बात है। वैसे सवाल तो अचंभे वाला प्रधानमंत्री के लिए था क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई शॉकिंग सवाल, कोई हतप्रभ कर देने वाला, नकारात्मक रूप से हतप्रभ कर देने वाली चीज आ गई हो। और वहां एक बात तो जरूर महसूस हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिहर्सल होनी चाहिए और रिहर्सल के बिना इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करने नहीं जाना चाहिए। वहां भारतीय पत्रकार भी मौजूद थे, बहुत सारे भारतीय पत्रकार मौजूद थे, लेकिन ऐसा लगा कि किसी भारतीय पत्रकार में इतना मादा नहीं था कि वो अडानी से संबंधित सवाल पूछ सके। समोसा, कोल्ड ड्रिंक, चाय, चिकन बिरयानी, मुर्गा का टांग, इन सब के लिए पत्रकार भारतीय वहां जमा हुए होंगे, लेकिन
अडानी से संबंधित सवाल वो पूछ ले, ये हिमाकत उन्होंने नहीं की। ये हिमाकत एक विदेशी पत्रकार नहीं की। लेकिन चलिए, सवाल तो पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने जवाब तो दिया, भले ही जवाब कुछ उल्टा दिया, भले ही पूछा गया कि परीक्षा में पूछा जाए कि न्यूटन के पहले नियम के बारे में बताइए, और परीक्षार्थी वहां जाकर आर्किमिडीज का सिद्धांत बताने लगे। ठीक है, परीक्षार्थी ने जवाब तो दिया, न्यूटन की जगह आर्किमिडीज ही आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं है। यह देखकर थोड़ा सुकून जरूर मिला कि हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसुधैव कुटुंबकम भी बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा अचंभा तब हुआ जब जिस प्रकार अमानवीय तरीके से भारत से ले जाए गए अवैध प्रवासियों को वापस लौटाया जा रहा है, उस पर कोई बहुत मजबूती के साथ वो तर्क नहीं रख सके। बकायदा ये कहते हुए वो नजर आए, सीधे सीधे कहते हुए नजर आए कि इन लोगों को बहला फुसलाकर, ये सामान्य परिवारों के लोग हैं, इनको बहला फुसलाकर एक सिस्टम के द्वारा, एक नेक्सस के द्वारा ले जाया गया है। वो सिस्टम को उनके प्रोनाउंसिएशन में, नरेंद्र मोदी के प्रोनाउंसिएशन में, उनके उच्चारण वो सिस्टम कहते हैं। तो जिस सिस्टम को लेकर के, जिस सिस्टम के तहत लेकर के लोग गए, उस सिस्टम पर आपकी सरकार ने प्रहार क्या किया? आधे से ज्यादा तो गुजरात के लोग बताए जाते हैं जो वहां गए हुए हैं, जहां नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे तकरीबन 12.5 सालों तक। वो सिस्टम, जो सिस्टम का जिक्र कर रहे थे नरेंद्र मोदी, वो सिस्टम क्या उनकी नाक के नीचे फल फूल रहा था? कई सारे सवालों पर भारत की सरजमी पर पत्रकारों ने उन्हें घेरने की आदत छोड़ दी, लेकिन अमेरिकी सरजमी पर जाकर देश को ही शर्मिंदा होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री पद पर चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे कोई और हो, भारत का प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी दल का प्रधानमंत्री नहीं होता। और 140 करोड़ लोगों का मुखिया, 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिसलता हुआ नजर आए, सवालों का संतोषजनक जवाब देता हुआ नजर नहीं आए, तो लोकतंत्र को लेकर के जो सवाल हैं वो सवाल और गहरे हो जाते हैं। सवाल बहुत सारे थे। एफसीपीए का मैंने अभी जिक्र किया कि उसे पॉज किया गया है, स्थगित किया गया है, लेकिन उस एफसीपीए के लिए जिस व्यक्ति को बचाने के लिए पॉज किया गया, यह बात चर्चा में है, क्या उसकी बड़ी कीमत, यानी एक व्यक्ति की कीमत देश चुकाने जा रहा है? भारत को टैरिफ किंग तक कहा गया है ट्रंप के द्वारा, और जब ट्रंप के द्वारा टैरिफ किंग कहा गया तो बगल में हमारे प्रधानमंत्री बैठकर चुपचाप सुन रहे थे। रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जैसे को तैसा टैरिफ की बात की गई, आप जैसा लगाओगे वैसा ही हम भी लगाएंगे, ये बात कही गई। लेकिन ये सुनने के लिए क्या हमारे प्रधानमंत्री गए थे? कल्पना कीजिए कि इस देश में नरेंद्र मोदी की जगह इंदिरा गांधी होती, राजीव गांधी होते, चंद्रशेखर होते, नरसिम्हा राव होते, इंदु कुमार गुजराल होते, तो क्या ये सुनने के लिए बगल में खड़े रहते? निश्चित तौर पर खड़े नहीं रहते, वो दौरा बीच में रोककर वापस लौट जाते। कोई भी इस तरह से खड़ा नहीं होता। और भारत की सरजमीन पर यह हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आगरा शिखर वार्ता बुलाई थी, भारत के प्रेस का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के उस वक्त के सैनिक तानाशाह, उस वक्त के शासक परवेज मुशर्रफ ने हिंदुस्तान की प्रेस का इस्तेमाल करते हुए इस देश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर वापस वार्ता छोड़कर बीच से निकल गए थे। क्या भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में ऐसा नहीं कर सकते थे? क्या वो दौरा छोड़कर बीच में नहीं निकल सकते थे? जब एक सैनिक तानाशाह, जिसकी कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है, जो डिप्लोमेटिक सवालों के जवाब को उस ढंग से हैंडल भी शायद न कर पाए जिस ढंग से राजनीति में मजे हुए लोग करते हैं, वो जब इस तरह के से प्रेस का, विदेशी प्रेस का बखूबी इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री के पास किसी कौशल की कमी है कि वो ऐसे प्रेस का इस्तेमाल न कर सके? वो प्रेस का इस्तेमाल नहीं कर पाए। और प्रधानमंत्री के दौरे के पहले, अभी 1.5-2 महीने पहले ही, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कई हफ्तों तक अमेरिका में जमे रहे थे। क्या वहां जाकर उन्होंने यही होमवर्क किया था कि अडानी से संबंधित सवाल कोई पत्रकार पूछ लेगा वहां पर? क्या वही होमवर्क की उन्होंने किया था कि टैरिफ को लेकर, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप करेंगे नरेंद्र मोदी के सामने, 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के सामने? और क्या यही होमवर्क उन्होंने किया था कि ब्रिक्स इज डेड,
ब्रिक्स मर गया, यानी ब्रिक्स का मतलब जो 5 देश हैं ब्रिक्स के वो मर गए, वो कॉन्सेप्ट मर गया। ये बात उन 5 देशों में से एक के नेता नरेंद्र मोदी के सामने खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और देश चुपचाप सुनेगा। ये सब कुछ आज हुआ है। भूतो न भविष्यति, वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन भूतो न भविष्यति की बात कर रहा हूं कि पहले, आज से पहले न कभी हुआ था और आगे भी शायद न हो, यही हमारी कामना है। क्योंकि आज तक किसी भी दुनिया के देश के नेता को बुलाकर सरेआम उसके सामने इस तरह की बातें करना उस देश की बेइज्जती नहीं तो और क्या है। अगर कोई व्यक्ति इसे नरेंद्र मोदी की बेइज्जती के रूप में देखता है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति पर लानत है। यह भारत की बेइज्जती है, 140 करोड़ आवाम की बेइज्जती है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सिद्धांत और उसके इतिहास की बेइज्जती है। आखिर यह सब कैसे हुआ? क्या भारत के प्रधानमंत्री को लेक्चर सुनाने के लिए बुलाया गया था? क्या भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप का लेक्चर सुनने वहां गए थे कि ब्रिक्स इज डेड और भारत टैरिफ किंग है, टैरिफ लगाने में, ऊंचा टैरिफ लगाने में इसे महारत हासिल है? और जब सवाल इस तरह के आते हैं तो प्रधानमंत्री संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते, यह भी हमारी कमजोरी है। दरअसल यह सब तभी होता है जब किसी देश को उन्माद में ले जाया जाता है, और उन्माद में ले जाया जाता है तब उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व दे सकने लायक नेतृत्व विकसित नहीं हो पाता। अब जब नेतृत्व विकसित नहीं होता तो आप वही सुनते हैं कि ए और आई मिलकर ई हो जाता है। ये मैंने भी पहली बार सुना, लेकिन वो भी आज सुना जो थोड़ा अजीब लगा कि आखिर कैसा लगा होगा हिंदुस्तान की मीडिया को कि जो बात पहले से भारत के अंदर सवाल उठ रहे थे, अमेरिकी चुनाव को लेकर अमेरिका के अंदर पहले से सवाल उठा रहे डोनाल्ड ट्रंप जीत के बाद भी वो बात कह गए। बैलेट पेपर बैलेट को मजबूती के साथ सामने आना चाहिए, यह बात जब उन्होंने कही तो भारत में मशीनी व्यवस्था के पैरोकारों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली बात थी। किसने सोचा था कि इस तरह की बात वो करेंगे? अमेरिका में सभी जानते हैं कि चुनाव होता है तो पेपर बैलेट से ही प्रमुखता से होता है। 70% लोग तकरीबन पेपर बैलेट से मतदान करते हैं, तो तकरीबन 30% लोग दो अलग तरह की मशीनों के द्वारा अपने लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक फ्रेंचाइज का उपयोग करते हैं। और उसके ऊपर चुनाव के पहले ही ट्रंप ने आशंका जताई थी उन मशीनों से जो लोग वोटिंग करते हैं उसके ऊपर। और अब जब रात में तकरीबन 10:20 पर अमेरिकी नियमों के, अमेरिकी टाइम के मुताबिक, वहां के समय के मुताबिक 10:20 पर यह बात कही गई कि बैलेट पेपर को मजबूती से सामने लाना होगा, उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। तो भारत में बैलेट पेपर के विरोध में खड़े लोगों को यह बात बहुत बुरी लगी होगी। ट्रंप ने सुकून भरी बात यही की कि अमेरिका के लिए बैलेट पेपर की बात की, और सवाल क्या था कि क्या यूएसएड ने अमेरिका और भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर कोशिश की थी? ट्रंप ने इसे खारिज नहीं किया, और यह सब कुछ हुआ किसके सामने? हमारे प्रधानमंत्री के सामने। लेकिन भारत का गोदी मीडिया आपको दिखा क्या रहा है? भारत का गोदी मीडिया वही दिखा रहा है जो इस देश के लोग जिस सच को जानना नहीं चाहते, और ये जानते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है। अब डंका बजा या डंका फूट गया, वो आप लोग तय कीजिए कि ये कौन सा डंका बज रहा है जिस डंके में भारत के प्रधानमंत्री को सामने बिठा करके, बगल में खड़े करके इस तरह की बातें की जा रही है। टैरिफ किंग, ब्रिक्स इज डेड, बैलेट पेपर पर जोर, ये तमाम बातें जो हो रही है ये किस लिए हो रही है? और अब मिला क्या? इस यात्रा पर आए कि आखिर भारत को क्या मिला, तो संक्षेप में इतना ही बता दें कि भारत अब अमेरिका से ऊंचे टैरिफ रेट के साथ तेल और गैस खरीदेगा, हथियार और युद्धक विमान खरीदेगा, और भी बहुत सारी चीजें खरीदेगा, लेकिन टैरिफ का रेट बहुत हाई होगा। बताया जा रहा है कि यह 28 से 29% के बीच हो सकता है, और ब्रिक्स के 2 देशों के लिए तो सबसे ऊंचा ब्राजील और भारत 28 से 29% टैरिफ रहने का अनुमान है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी का यह भारत का अमेरिका दौरा, भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा
किस रूप में इस देश के लिए सामने आने वाला है। भारत के शेयर बाजार का हाल आप देख रहे हैं, ये मार्केट टूटता दिखाई दे रहा है, एसआईपी लोग अपने बंद कर रहे हैं और जो हालात दिखाई दे रहे हैं शेयर मार्केट में, ये आने वाले समय की मंदी का संकेत है। तो क्या इस देश में मंदी एक ऐसे दौर में आएगी जिस दौर में बेरोजगारी अपने चरम पर है? और क्या जब मंदी इस रूप में आने वाली है तो इस देश के रियल एस्टेट का क्या होगा? क्या वो बाजार भी टूटेगा? जिस तरह से निवेशकों का भरोसा हिल रहा है, निवेश करने वालों की बात तो छोड़ दीजिए कि भारत में कोई निवेश करना चाहता है अभी, बल्कि मार्केट में पैसा जो लगा हुआ है छोटे निवेशक छोड़कर भाग रहे हैं। और उसी बीच में इस तरह की खबर आना कि अमेरिका में भारत के ऊपर टैरिफ लगाई जा रही है, बहुत ऊंची टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया जा रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री बगल में बेबस होकर सब कुछ सुन रहे हैं, प्रतिकार तक नहीं कर पा रहे। इसीलिए रिचर्ड निक्सन और इंदिरा गांधी वाले वाकये की याद बरबस आ जाती है, और भी बहुत कुछ लोगों को बरबस याद आ जाएगा। बस देखते जाइए कि अब मंदिर के नीचे मस्जिद खोदने और मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने का काम और कितनी तेजी से आगे बढ़ाया जाता है, ताकि लोगों का ध्यान इन सब मुद्दों से और भारत के प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस प्रकार से कद्र की गई है उस पर से हट सके। खैर, ध्यान हटेगा, लोकतंत्र में याददाश्त लोगों की कमजोर होती है, पूरी तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक ये बात सही है। आगे आगे देखते जाइए कितनी सही है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है वो लोगों के लिए बहुत कष्टकारी है। अब देखिए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।